गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, विवेकानंद ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। मैं एल.आर. मीना, जिसने पिछले वीडियो में चैप्टर नंबर 1 पढ़ाया था। आज हमारे सामने चैप्टर नंबर 2 है, मानव तंत्र, ह्यूमन सिस्टम। इसमें कौन कौन से सिस्टम है देखिए आपके सामने। सबसे पहले हम 3 सिस्टम लेते हैं। पाचन तंत्र, मानव का पाचन तंत्र लेते हैं। उसके बाद में श्वसन तंत्र, उसके बाद में उत्सर्जन तंत्र, उसके बाद में तंत्रिका तंत्र, उसके बाद में जनन ग्रंथियां, तंत्रिका कोशिका। ये सभी जो तंत्र हैं इस पाठ के अंदर समाकलित हैं। आज हम जो चैप्टर में पढ़ेंगे मानव तंत्र में, सबसे पहले पढ़ेंगे मानव का पाचन तंत्र। मानव का पाचन तंत्र। तो देखिए मानव का पाचन तंत्र को हम 2 भागों में बांटते हैं। एक भाग को तो हम बोलते हैं मानव की आहार नाल। मानव की आहार नाल, एलिमेंट्री कैनल ऑफ ह्यूमन, मानव की आहार नाल। दूसरे को हम बोलते हैं पाचक ग्रंथियां। पाचक ग्रंथियां। तो देखिए आपके सामने मानव का जो पाचन तंत्र है इसे हम 2 भागों में बांटते हैं। एक भाग को बोलते हैं मानव की आहार नाल और दूसरा भाग है पाचक ग्रंथियां। चित्र हम देख लेते हैं। तो देखिए आपके सामने यह हेड है, ये नासिका है, ये मुख है। ये देखिए आपके सामने ये देखिए इस प्रकार से है। नीचे देखते हैं तो आपके सामने यहां पर आता है अमाशय। ये अमाशय है। अमाशय के 3 भाग होते हैं जो भी आपको बताए जाएंगे। इसके बाद में नीचे की साइड में हम जाते हैं तो ये आपके सामने आती है एक भाग है जिसको हम क्या बोलते हैं, छोटी आंत और बड़ी आंत यहां पर होती हैं आपके सामने। ये जो भाग दिखाई दे रहा है आपके सामने, देखिए ऐसे कैसे ये भाग है। और उसके बाद में इसको हम मलाशय के द्वारा खोल देते हैं। इस प्रकार से है ये भाग, ये इस टाइप से है। ये आपके सामने देखिए वेदांत्र है, इस टाइप से, ठीक है। ये आपके सामने यकृत है। तो देखिए ये है मुख, मुख गोयिका, ग्रसनी, ग्रेसिका, अमाशय, अग्नाशय, यकृत, लाल ग्रंथि, ये देखिए आपके सामने ये कौन सा भाग है भाई, बड़ी आंत है कि छोटी आंत है? जो आपके सामने है ये भाग छोटी आंत और बड़ी आंत। मलाशय, यह है गुदा, तो इसको हम दे देते हैं पहले बड़ी आंत और इसको हम दे देते हैं छोटी आंत।
तो देखिए स्टूडेंट्स, चित्र डायग्राम बनकर तैयार हो गया आपके सामने। यह है मानव का पाचन तंत्र। तो मानव के पाचन तंत्र को हमने दो भागों में बांटा है। एक को बोलते हैं मानव के आहार नाल एलिमेंट्री कैनल ऑफ वुमन, दूसरे को बोलते हैं पाचन ग्रंथियां डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। तो सबसे पहले हम इसकी बात कर लेते हैं। क्लास 10 के अनुसार मानव की जो आहार नाल होती है लगभग 8 से 10 मीटर होती है। 8 से 10 मीटर लंबी होती है मानव की आहार नाल। मानव के आहार नाल में कौन कौन से भाग पाए जाते हैं? पहला है मुख और मुख गुहिका, दूसरा है ग्रसनी, तीसरा है ग्रेसिका, चौथा है आमाशय, पांचवा है घड़ियाल, छोटिया, मलाशय और गुदा। ये 8 भाग हैं आपके सामने जो मानव के आहार नाल को सिद्ध करते हैं। इसके बाद में पाचक ग्रंथियां। पाचक ग्रंथियां 3 होती हैं, जिनमें से फर्स्ट ग्रंथि का नाम है लार ग्रंथि, दूसरी ग्रंथि का नाम है यकृत ग्रंथि, तीसरी ग्रंथि का नाम है अग्नाशय ग्रंथि। तो देखिए डायग्राम के अंदर पूरी वर्णन ठोक कर डाला मैंने। मानव की आहार नाल जो आपके सामने होती है वो तो 8 से 10 मीटर होती है, लेकिन इसमें कौन कौन से भाग पाए जाते हैं? देखिए यहाँ पर पहला भाग कौन सा है जो मैंने आपको बताया? मुख और मुख गुहिका, ग्रसनी, ग्रेसिका, आमाशय, छोटी बढ़ियाल, छोटियाल, मलाशय, गुदा। ठीक है। अब सबसे पहले हम बात करते हैं मुख गुहिका। जब तक इनको सबको साथ रखते हैं, देखिए मुख दो ओष्ठों से, लिप्स, 2 होठों से गिरा हुआ छिद्र मुख कहलाता है। 2 ओष्ठों से गिरा छिद्र मुख कहलाता है। मुख के अंदर दांत और जीभ पाई जाती है। मुख के अंदर दांत और जीभ पाई जाती है। सबसे पहले हम जीभ की बात कर लेते हैं। जीभ की संख्या 1 होती है। चौड़ी लंबी मांसल संरचना होती है। जीभ पर अनेक स्वाद कलिकाएं पाई जाती हैं। जीभ पर अनेक स्वाद कलिकाएं पाई जाती हैं जो मीठा, कड़वा, खट्टा और नमकीन टेस्ट का अनुभव कराती है। इसलिए जीभ आपका टॉपिक कंप्लीट है। जीभ का प्रमुख कार्य है भोजन को खिलाना और डुलाना। तो देखिए मुख के अंदर एक मांसल चपटी संरचना पाई जाती है जिसे जीभ कहते हैं। जीभ पर अनेक स्वाद कलिकाएं पाई जाती हैं जो मीठा, कड़वा, खट्टा, नमकीन जैसे टेस्ट होते हैं उनका अनुभव कराती है। जीभ का प्रमुख कार्य है भोजन को हिलाना और डुलाना। अब देखिए, अब लेते हैं दांत। दांत की कंडीशन देखिए आप। तो देखो दांत, टीथ देखिए आपके सामने। दांत 2 प्रकार के होते हैं। किसके आधार पर? उद्गम के आधार पर। एक तो हम बोलते हैं अस्थायी दांत, जिसे हम दूध के दांत भी बोलते हैं। दूसरे को हम हटा देते हैं, स्थायी दांत बोलते हैं। दूध के दांतों की संख्या 20 होती है, स्थायी दांतों की संख्या 32 होती है। देखो नवजात जो मान लीजिए बच्चा होता है, इसके अंदर जो सबसे पहले प्रथम बार जो दांत आते हैं उन्हें अस्थायी दांत कहते हैं। ये दूध के दांत होते हैं, मिल्क टीथ, इनकी संख्या 20 होती है। और दूसरी बार यानी टूटने के बाद अस्थायी दांत टूट जाते हैं तो दोबारा जो दांत उठते हैं उन्हें हम स्थायी दांत कहते हैं, परमानेंट टीथ कहते हैं। इनकी संख्या 32 होती है। यह है उद्गम के आधार पर। अब आते हैं कार्य के आधार पर। दांत 4 प्रकार के होते हैं। कार्य के आधार पर दांत 4 प्रकार के होते हैं। किसके आधार पर? कार्य के आधार पर 4 प्रकार के दांत होते हैं। एक को हम बोलते हैं कृंतक। एक को क्या बोलते हैं?
इंसाइजर, जिसको हम आई से दर्शाते हैं, ठीक है। दूसरे को हम बोलते हैं रदनक, जिसे हम कैनाइन बोलते हैं। कैनाइन को हम दर्शाते हैं सी से। फिर है अग्रचरणक, प्रीमोलर और चरणक मोलर, पीएम और एम। तो देखिए, कार्य के आधार पर दांत 4 प्रकार के होते हैं। उद्गम के आधार पर दांत 2 प्रकार के होते हैं। अस्थायी दांत, जिन्हें दूध के दांत बोलते हैं, जिनकी संख्या 20 होती है, और दूसरे जो दांत है स्थायी दांतों की संख्या 32 होती है। अब कार्य के आधार पर दांत कितने प्रकार के हैं? 4 प्रकार के हैं। पहला कृंतक, इंसाइजर, जिसको हम आई से दर्शाते हैं। सबसे पहले हम कार्य की बात करते हैं। कृंतक का कार्य है भोजन को काटना। क्या कार्य है? भोजन को काटना, छोटे टुकड़ों में तोड़ना। इसके बाद है रदनक। रदनक का प्रमुख कार्य है भोजन को चीरना। अग्रचरणक और चरण का प्रमुख कार्य है भोजन को चबाना। कार्य की बात कर रहे हैं तो देखिए आपके सामने कृंतक इंसाइजर बोलते हैं इनको, जिनको आई से दर्शाते हैं। इनका प्रमुख कार्य काटना होता है। दूसरे दांत रदनक बोलते हैं, जिन्हें कैनाइन बोलते हैं, सी से दर्शाते हैं। इनका प्रमुख कार्य भोजन को चीरना होता है। अग्रचरणक है, अग्रचरण का और चरण का कार्य होता है भोजन को चबाना। अग्रचरण को प्रीमोलर पीएम बोलते हैं, इनको हम एम बोलते हैं। तो आपके सामने एक सूत्र हो गया, आई सी पी एम एन। ये है आपके सामने सूत्र आ गया। आपके सामने 21, 23 ऊपरी जबड़ा, 21, 23 निचला जबड़ा। तो इनका जो दंत सूत्र है, देखिए दांतों का विन्यास दंत सूत्र डेंटल फॉर्मूला कहलाता है, जिसे हम 21, 23 अपन 21, 23 बोलते हैं, और इनको 2 से गुणा कर देते हैं तो 16/16, यानी 32 दांतों की संख्या आ जाती है। तो 2 है आपके सामने। कृंतक दांतों की संख्या होती है 4, यानी ऊपरी जबड़े में 2 और निचले जबड़े में 2। इसके बाद रदनक आते हैं, तो रदनक की संख्या होती है 2, 2 होती है। इसके बाद में अग्रचरणक आते हैं, इनकी संख्या होती है आपके सामने ऊपरी जबड़े में 2 और निचले जबड़े में 2। 2 से गुणा कर देंगे तो आपके सामने 4 आ जाएगी। चरणक की संख्या है 3, ऊपरी जबड़े में 3 और निचले जबड़े में 3, तो 3 को 3 से गुणा करेंगे तो 6 चरणक की संख्या आ जाएगी। तो ये हमारे सामने आपके दांत हैं। दांतों का निर्माण जिन कोशिकाओं के द्वारा होता है, उन कोशिकाओं को हम दंत कोशिकाएं या ओस्टियोसाइट कहते हैं। और दांतों का अध्ययन जिस शाखा में किया जाता है, उसे हम दंत विज्ञान या ओडोंटोलॉजी कहते हैं। अब देखिए, एक प्रारूपिक दांत की संरचना क्या होती है, जो बोर्ड 2018 में पूछा गया था कि दंत की संरचना का नामांकित चित्र बनाकर संक्षेप में समझाइए। तो देखिए, एक दांत के 3 भाग होते हैं। देखिए आपके सामने ऊपर के भाग को बोलते हैं शिकर। दांत का ऊपर का भाग क्या कहलाता है? शिकर। और निचले को बोलते हैं मूल, और बीच वाले को बोलते हैं गिरवा। यानी एक दांत के 3 भाग होते हैं। एक को शिकर क्रवण बोलते हैं, दूसरे निचले वाले भाग को गिरवा बोलते हैं, और एक भाग को मूल बोलते हैं। मूल जो भाग होता है वो मसूड़ों में धंसा रहता है। गिरवा जो भाग होता है मूल के ठीक ऊपर पाया जाता है। शिकर जो भाग होता है वो सबसे दांत का ऊपरी भाग होता है, नुकीला होता है, जिसे क्राउन कहते हैं। शिकर और मूल को जोड़ने का कार्य कौन करता है? गिरवा भाग करता है, जो एक सीमेंट के रूप में कार्य करता है। किसके रूप में कार्य करता है? सीमेंट के रूप में कार्य करता है। दांत के ऊपर एक विशेष आवरण पाया जाता है, जिसको हम दंतावरण कहते हैं।
दांत का सबसे कठोर जो भाग होता है उसे हम इनेमल कहते हैं। क्या बोलते हैं उसे? इनेमल। दंतवलक, दंत वलक, याद कीजिए दांत का सबसे कठोर भाग कौन सा है? दंत वलक या इनेमल। शरीर का सबसे, दांत का सबसे मजबूत भाग होता है, कठोर भाग होता है। ठीक है, ये दांत की संरचना हो गई। अब देखिए मुख जिस गोइका में खुलता है उसे हम मुख गोइका कहते हैं। मुख गोइका जिस भाग में खुलता है उसे हम ग्रसनी कहते हैं। क्या बोलते हैं उसे? ग्रसनी। ग्रसनी देखिए कि सक्रापथ है जो भोजन पथ के रूप में भी कार्य कर रहा है और श्वसन पथ के रूप में भी कार्य करता है। यानी ग्रसनी सक्रा भाग है जो भोजन पथ के रूप में भी कार्य करता है और श्वसन पथ के रूप में भी कार्य करता है। ग्रसनी के अंदर जो आपके सामने है, ग्रसनी जिस भाग में खुलती है उसे हम ग्रेसिका ओइसोफेगस कहते हैं। ग्रेसिका भी एक सक्रा भाग होता है। ग्रेसिका जिस संरचना में खुलती है उसे हम अमाशय कहते हैं, स्टोमक कहते हैं। स्टोमक, अमाशय या स्टोमक कहते हैं। अमाशय के 3 भाग होते हैं। एक ये जो भाग है इस भाग को हम बोलते हैं कार्डिया भाग। क्या बोलते हैं? कार्डिया। बीच वाले को बोलते हैं फंडस और निचले वाले को हम क्या बोलते हैं? पाइलोरिक। यानी जठरागम, जठरा निर्गम ये भाग हैं। यानी अमाशय एक थैलीनुमा भाग है, अमाशय एक पेशीय भाग है। अमाशय के 3 भाग होते हैं, एक को कार्डिया बोलते हैं, एक को फंडस बोलते हैं, एक को पाइलोरिक या जठर निर्गम भाग बोलते हैं। जठरा निर्गम, जठरागम। कार्डिया भाग होता है ग्रेसिका और ग्रहणी के बीच का भाग होता है। ग्रहणी और ग्रेसिका के बीच के भाग को हम क्या बोलते हैं? कार्डिया भाग या जठरागम भाग बोलते हैं। कार्डिया भाग पर एक कपाट पाया जाता है जिसे हम कार्डियक कपाट, कार्डियक वाल कहते हैं। इसका प्रमुख कार्य क्या है? भोजन को ग्रेसिका से अमाशय में आने देता है लेकिन अमाशय से वापस जाने से रोकता है। इसके बाद है दूसरा भाग फंडस। तो आप बताएंगे पाइलोरिक भाग और कोर्डिया के बीच का जो भाग है उसे हम फंडस भाग बोलते हैं। फंडस भाग लगभग इसका सबसे अधिक प्रतिशत भाग बनाता है, लगभग 80% भाग बनाता है अमाशय का। तीसरा जो भाग है पाइलोरिक भाग है। जठरा निर्गम भाग में छिद्र पाया जाता है जिसको हम पाइलोरस छिद्र कहते हैं। जठर निर्गम भाग में एक छिद्र पाया जाता है जिसे हम पाइलोरस भाग या छिद्र कहते हैं। पाइलोरिक भाग होता है जो अमाशय से भोजन को आंत में जाने देता है लेकिन आंत से वापस आने से रोकता है, क्योंकि इसके ऊपर एक कपाट पाया जाता है जिसका नाम है पाइलोरिक कपाट, पाइलोरिक वाल। ठीक है, इसके बाद में देखिए अब देखिए आपके सामने अमाशय कार्डिया भाग के द्वारा जिस संरचना में खुलता है उसे हम छोटी आंत कहते हैं। छोटी आंत में भोजन का सबसे अधिक अवशोषण पाचन होता है। छोटी आंत के 3 भाग होते हैं। एक भाग को हम बोलते हैं ग्रहणी, अग्रछुदांत्र और छुदांत्र। ग्रहणी डोडिनम, जेजुनम और एलियम, ये 3 भाग होते हैं छोटी आंत के। छोटी आंत के होते हैं 3 भाग। ग्रहणी में सबसे अधिक पाचन अवशोषण होता है, इसलिए आपके सामने होता है कि सबसे अधिक पाचन अवशोषण कहाँ होता है? छोटी आंत में होता है। तो हमें याद रखना है कि छोटी आंत की लंबाई यहाँ 10 मीटर दे रखी है किताब में, लगभग 8 से 8 मीटर या के लगभग होती है 8 मीटर छोटी आंत की, या 7 मीटर 7 मीटर होती है टेंथ के अनुसार। इसके बाद में इसके 3 भाग है ग्रहणी, अग्रछुदांत्र और एलियम। ग्रहणी जो आपके सामने है अमाशय का अग्रभाग ग्रहणी कहलाता है। ग्रहणी या डोडिनम, ग्रहणी के अंदर सबसे अधिक पाचन होता है। इसमें विभिन्न प्रकार के पाचक रस स्रावित किए जाते हैं।
इनके अंदर विभिन्न प्रकार की ग्रंथियां पाई जाती हैं, जैसे बुनस ग्रंथियां होती हैं। इसके साथ इनमें 4 स्तर पाए जाते हैं, अमाशय में 4 स्तर पाए जाते हैं, ग्रहणी में 4 स्तर पाए जाते हैं, जिन्हें हम सिरोसा, मुकोसा, सबमुकोसा, वर्तुल, पेशी स्तर बोलते हैं। ग्रहणी के जिस भाग में बोलते हैं अग्रक्षुद्रांत बोलते हैं, जेजुनम बोलते हैं। ये जिस भाग में बोलते हैं उसे इलियम कहते हैं। इसके बाद में छोटी आंत जिस भाग में बोलते हैं उसे हम बड़ी आंत कहते हैं। बड़ी आंत में जल व खनिज लवणों का अवशोषण होता है। बड़ी आंत के भी 3 भाग होते हैं, जिन्हें हम बोलते हैं, देखिए 3 भाग कौन से हैं। बड़ी आंत के भी 3 भाग होते हैं। 3 भाग कौन से हैं, देखो इधर 3 भाग कौन से हैं बड़ी आंत के। बड़ी पहला भाग है अंधनाल, अंधनाल जिसको हम सीकम बोलते हैं, सीकम। उंडुक, तीसरा भाग है मलाशय, और एक भाग को बोलते हैं कोलन। क्या बोलते हैं, कोलन बोलते हैं। ये 3 भाग हैं आपके सामने बड़ी आंत के, अंधनाल, सीकम, उंडुक, कोलन और मलाशय। अंधनाल जो सीकम भाग होता है उसके निचले भाग में अंगुलीनुमा भाग पाया जाता है, जिसे हम कर्मी रूपी परिशेषिका, जिसे हम कर्मी रूपी परिशेषिका यहाँ पर बोलते हैं वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स, वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स कहा जाता है। ये एक अवशेषी अंग के रूप में कार्य करता है। यह एक अवशेषी अंग के रूप में कार्य करता है। अंधनाल जिस संरचना में खुलती है उसे हम कोलन कहते हैं। कोलन में अनेक सहभोजी जीवाणु पाए जाते हैं जो पाचन क्रिया को सुगम बनाते हैं। कोलन जिस भाग में खुलता है उसे हम मलाशय कहते हैं। मलाशय एक ऐसा भाग होता है जहां पर मल अधिक समय तक ठहरता है। इसके बाद में जो मलाशय है, मलाशय में 2 अवरोधनियां पाई जाती हैं जो वी आकृति में स्थित होती हैं। ये जो अवरोधनियां होती हैं ये मल को रोकने का कार्य करती हैं। जैसे प्रेशर गिरता है ऊपर से तो ये अवरोधनियां खुल जाती हैं और जो मल होता है वो गुदा के द्वारा बाहर निकल जाता है। आहारनाकांती भाग गुदा कहलाता है, जो निकास द्वार के रूप में कार्य करता है, मुख्य प्रवेश द्वार के रूप में कार्य करता है। तो आपके सामने मानव की आहारनाल की संरचना आपने समझ ली होगी कि मानव की आहारनाल 8 से 10 मीटर होती है। इसे हम 2 भागों में बांटते हैं। एक को बोलते हैं मानव का, जो आपके सामने एक तो है मानव की आहारनाल और दूसरी जो है लार ग्रंथि। ठीक है, तो ये आपके सामने कंप्लीट हो गया है मानव का पाचन तंत्र।